तो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स का आज हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है। और लाइन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट है कि कैसे हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन मैंने स्टोक्स थ्योरम के लिए भी ले उठाया हुआ है। तो जो लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट है, आप उसमें फिर से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोक्स थ्योरम से। स्टेटमेंट क्या है? स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए अराउंड अ क्लोज पाथ एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए ओवर ओपन सरफेस बाउंडेड बाय एल। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्लोज कर्व है, लाइक ये क्लोज कर्व है जो हम एरो से शो कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई क्लोज कर्व है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सरफेस बनाएगा। कर्व को क्लोज किया तो अपने आप में एक सरफेस हो गया। ठीक है। तो रिलेशन पता चल रहा है, क्लोज कर्व का सीधे रिलेशन किससे है? ओपन सरफेस से। ठीक है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट की, जो क्लोज पाथ हमारा है उसका सर्कुलेशन जो हम पढ़ रहे थे कि लाइन इंटीग्रल में किसी वेक्टर का सर्कुलेशन क्लोज पाथ में, वो किसके इक्वल हो सकता है? उस वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन। और वो सरफेस कौन सा होगा? वो ओपन सरफेस होगा जो इस क्लोज कर्व ने क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये तो है स्टेटमेंट आपका, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये सारा हिसाब किताब समझते हैं। एग्जांपल है, इफ वेक्टर वेक्टर दिया हुआ है, वही वेक्टर हमने उठाया है, वही क्वेश्चन भी उठाया है, कर भी वही लिया है जो हम लाइन इंटीग्रल में आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो ए वेक्टर है रो कॉस फाई ए रो साइन फाई ए फाई। इवेल्युएट द, वही जो क्लोज कर्व लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, एंड वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है। तो पहला जो एल एच एस है ऊपर है हमारे पास, यहाँ पे है स्टोक्स थ्योरम का ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट। तो एलएचएस वाला पार्ट क्या है? जो आप लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे क्लोज करो का, ठीक है, किसी वेक्टर का। तो पहले हम एलएचएस वाला पार्ट ही करते हैं ताकि आपका लाइन इंटीग्रल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, जिसको डाउट है। ठीक है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल, इसका मतलब कि अब देखो कर्व कैसा दिया हुआ है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। ठीक है। इसका मतलब इसके चार लाइन इंटीग्रल करने पड़ेंगे, कंप्लीट क्लोज कर्व का लाइन इंटीग्रल करना है हमको। तो चार पाथ हैं इसके अलग अलग, चारों पाथ के हम अगर लाइन इंटीग्रल करते हैं, उनका सम करते हैं, तो कंप्लीट क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है। तो पाथ बाय पाथ हम चलेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं पाथ ए बी जो है हमारा। ए बी आप देख रहे हैं क्या है, कहाँ पे है? ये आपका ए बी वाला पाथ है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए से बी में जब आप चल रहे हैं तो आपका रो कांस्टेंट है, जो कि है 2, रेडियस जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो रो कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका डी रो जो होगा वो जीरो होगा ऑब्वियसली। ठीक है। लेकिन फाई क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है ए डी वाली, ये फाई इज इक्वल टू 60 की लाइन है। इस पे कहीं भी आप रहेंगे तो फाई इज इक्वल टू 60 ही रहेगा। और जो बी सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये फाई इज इक्वल टू 30 की लाइन है, तो इस पे कहीं भी आप रहेंगे तो फाई इज इक्वल टू 30 रहेगा। लेकिन जब आप ए टू बी आ रहे हैं तो इसका मतलब आप फाई इज इक्वल टू 60 से फाई इज इक्वल टू 30 पे आ रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप अपने साथ लेके शुरू करिए। क्या? ए बी की जब बात कर रहे हैं तो रो इज इक्वल टू 2 है, फिक्स है। तो डी रो जीरो हो जाएगा। और डीएल, डीएल जो हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, क्या? डी रो ए रो, रो डी फाई ए फाई, डी जेड ए जेड। तो अब जेड तो इसमें है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में ही है मामला। और इस पर्टिकुलर केस में ए से बी में आपका रो भी फिक्स है 2, तो डी रो भी जीरो हुआ। तो डीएल सिर्फ क्या बचा? डीएल सिर्फ फाई वाला कंपोनेंट बचा, रो डी फाई ए फाई। करेक्ट है। दो कंपोनेंट हट गए। चलो डीएल आपको पता है, वेक्टर आपको पता ही है, वेक्टर आपका ऊपर दिया हुआ है। तो वेक्टर में भी, अब चूंकि डीएल में आपका सिर्फ ए फाई वाला कंपोनेंट है, तो वेक्टर का भी सिर्फ ए फाई वाला कंपोनेंट जो होगा दैट इज साइन फाई, यही आएगा, साइन फाई। ठीक है। और रो डी फाई यहां से आ गया, डीएल से रो डी फाई। और साइन फाई कहां से आया? वेक्टर से आया। ठीक है। तो ए का आपका साइन फाई आ गया, और डीएल का आपका क्या आ गया? रो डी फाई, ए फाई 1 हो गया। बस फिर इसके बाद आपने इंटीग्रेट किया, इसको लिमिट रखी 60 to 30, क्योंकि फाइव 60 से 30 आ रहा है। ठीक है। तो ये आ गया -√3 - 1।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीसीसी, बीसीसी में क्या हो रहा है, बीसीसी में आप देख रहे हैं कि ये पूरी लाइन 30 डिग्री लाइन है। इसका मतलब यहाँ फाई कांस्टेंट है 30 डिग्री। बी से लेके सी तक आप जाएंगे तो फाई आपका कांस्टेंट 30 है। रो आपका वेरी हो रहा है, रेडियस अब 2 से 5 तक पहुंच रहा है। बी पे है तो आप 2 रेडियस है, सी पे पहुंच जाते हैं तो 5 रेडियस है। इसका मतलब क्या कि फाई कांस्टेंट है, दैट इज 30। तो इसका मतलब डी फाई जीरो होगा क्योंकि फाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और रो जो है वो वेरी कर रहा है 2 to 5। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ की बात फिर से करेंगे तो dz तो जीरो था ही, और यहाँ पे d5 भी जीरो है क्योंकि फाई कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल लेंथ में सिर्फ रो वाला कंपोनेंट बच जाएगा। डिफरेंशियल लेंथ में क्या बच गया, dl क्या हो गया आपका, डी रो ए रो। ठीक है, क्योंकि फाई वाला कंपोनेंट d5 वाला तो जीरो हो गया, d5 जीरो है, dz जीरो था ही। करेक्ट है। तो अब ठीक है, ए में आपका जब dl आपका सिर्फ रो कंपोनेंट है तो ए का भी सिर्फ रो कंपोनेंट उठाएंगे। ए का रो कंपोनेंट क्या है, ए का आप रो कंपोनेंट देखेंगे तो ये रो कॉस फाई। ठीक है, तो इसका आपने ए उठा लिया रो कॉस फाई, और डीएल में आपका सिर्फ डीरो है। डीएल में आपने देखा सिर्फ डीरो है, तो रो कॉस फाई और डीरो, ए डॉट डीएल हो गया ये। बस फिर से इसको आप, फाइव हो गया 30 है तो कॉस 30 लिख लिया, रो डीरो इंटीग्रेट कर लेंगे, आ गया 21√3/4। इसी तरह से नेक्स्ट सी टू डी जब जाएंगे, सी टू डी देख रहे हैं क्या है, सी टू डी में आप जा रहे हैं तो आप इस लाइन पे चल रहे हैं। ये लाइन क्या है, ये कांस्टेंट रेडियस वाली लाइन है, मतलब रो कांस्टेंट है, दैट इज 5। ठीक है, लेकिन फाइव क्या है, 530 वाली लाइन से आप 60 वाली लाइन पे जा रहे हो, तो फाइव वेरी हो रही है 30 to 60, बट रो कांस्टेंट है। करेक्ट है, तो रो कांस्टेंट है तो डी रो जीरो, और फाइव वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब डीएल में क्या आएगा, रो डी फाइव, फाइव वाला कंपोनेंट रो डी फाइव ए फाइव, रो डी फाइव ए फाइव। डी रो तो जीरो ही है, रो कांस्टेंट है 5। बस ए डॉट डीएल कर लीजिए। ए डॉट डीएल में फाइव वाला कंपोनेंट है क्या, साइन फाइव। फाइव वाला कंपोनेंट था साइन फाइव, और डीएल में फाइव कंपोनेंट क्या है, रो डी फाइव। तो रो और डी फाइव डीएल का आ गया। बस अब फाइव वेरी कर रहा है 30 to 60, तो 30 to 60 फाइव का लिमिट रो इज इक्वल टू 5 सीधे ही इस्तेमाल कर लेंगे, रख लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इसी तरह से चलना है। लास्ट बचा क्या, D to A। D to A आप आ रहे हैं तो फिर से आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फाइव लाइन पे हैं। फाइव कांस्टेंट होगा, 60 डिग्री कांस्टेंट है D to A में। और क्या वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी कर रहा है आपका 5 to 2 आ रहा है। करेक्ट है, तो फाइव कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट मतलब D5 जीरो, फाइव कांस्टेंट 60 है तो D5 जीरो। तो डीएल क्या हो जाएगा, डीएल सिर्फ रो वाला कंपोनेंट बचेगा क्योंकि फाइव तो कांस्टेंट है, तो D5 जीरो है। तो डीएल क्या आ गया, डी रो एरो। करेक्ट है, तो ए डॉट डीएल क्या हो जाएगा, ए में भी सिर्फ एरो वाला कंपोनेंट, रो कॉस फाइव, एरो कंपोनेंट क्या है, रो कॉस फाइव। और डी एल में आपका सिर्फ डी रो बचा है। ठीक है, और रो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 5 to 2। उसी तरह से लिमिट रखेंगे -21/4। ठीक है, तो कंप्लीट जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो चारों का सम होगा। चारों का सम हमने किया 4.94, बहुत सारे बच्चों ने ये निकाला हुआ था 4.94। ठीक है, अब हमको चूंकि प्रूफ करना है स्टोक्स थ्योरम, तो हम आरएचएस भी निकालेंगे और वो भी हमारा 4.94 आना चाहिए। करेक्ट है, तो आरएचएस है क्या, स्टेटमेंट में हमने देखा, एलएचएस तो हमने निकाल लिया क्लोज लाइन इंटीग्रल। आरएचएस है कर्ल ऑफ ए, निकाल लेते हैं पहले। एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट डीएस करेंगे, ओपन सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो अब जो कि ये सरफेस जो है, जो आपने बनाया है, आपको पता है ये एक्स वाई प्लेन में है, और सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर, दैट इज जेड डायरेक्शन। तो हमें डीएस तो पता है कि भाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड डायरेक्शन में डीएस क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आरएचएस हमारा ये है डेल क्रॉस ए डॉट डीएस, जिसमें से डीएस हमको पता है रो डी फाइव डी रो जेड। ठीक है, रो डी फाइव डी रो ए जेड डायरेक्शन में है सरफेस की डायरेक्शन। काम बचा क्या, कर्ल ऑफ ए निकालना। तो सिंपल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे निकालते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा था, ये हमने फॉर्मूला यूज किया और सारे कंपोनेंट रख दिए। ए रो कंपोनेंट हमारा रो कॉस फाइव था, ए फाइव कंपोनेंट साइन फाइव था। यहाँ ये रो छूट गया है एक, यहाँ पे आप लोग रो लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक रो रहेगा, रो साइन फाइव। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे सारा कुछ।
जो एक छोटा होगा उसको कंपनसेट कर लीजिएगा, सिंपल। आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये हमने सॉल्व किया भी है। इसको कर लेंगे तो फाइनली आपका ये आएगा डेल क्रॉस ए। ये आपका डेल क्रॉस ए आएगा। इसमें कुछ अगर गलत होगा तो आप लोग उसको सही करिए, लेकिन ये आपका डेल क्रॉस ए आएगा। डेल क्रॉस ए आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए आ गया, ए जेड। डीएस भी ए जेड है डीएस में भी। तो डेल क्रॉस ए और डीएस, डीएस आपने ऊपर लिखा था, रो डी फाई। और ये आपका कंप्लीट हो गया डेल क्रॉस ए, यहाँ से यहाँ तक 1/रो 1 + रो sin φ। ठीक है, बस इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है क्या क्या डिफरेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं, डी रो और डी फाई। रो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई, रो 2 to 5 वेरी कर रहा है मालूम हमको। फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 30 to 60 डिग्री। ठीक है, तो बस फाई वाले को एक साथ लिख लिया, 30 to 60 sin φ d φ। रो वालों को एक साथ ले लिया। अब ये 1/रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 + रो बच जाएगा इधर, 1 + रो डी रो। बस दोनों को इंटीग्रेट किया, सॉल्व हो गया 4.941, जो कि हमारा एलएचएस भी था। तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो रिलेशन क्या है कि क्लोज कर्व जो वो हमेशा रिलेट करेगा किससे, ओपन सरफेस से। तो ये स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, क्लोज कर्व को ओपन सरफेस से रिलेट करता है। ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर रखनी चाहिए, तभी हम आगे जाके जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटोस्टैटिक में, तो हमें हेल्प मिलेगी और इसके न्यूमेरिकल करने में भी हेल्प मिलती है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन किसको रिलेट करता है। आगे हम डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वो क्या करता है, वो क्लोज्ड सरफेस को वॉल्यूम से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, क्लोज कर्व को ओपन सरफेस से रिलेट करता है, और डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, क्लोज्ड सरफेस को वॉल्यूम से रिलेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए थ्रू द क्लोज सरफेस। यही था सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस से, इसको हम बोलते हैं ए डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। यही इस लाइन का मतलब है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर थ्रू अ क्लोज सरफेस इज सेम एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा किसके, डाइवर्जेंस ऑफ ए का आप डाइवर्जेंस ले लीजिए, एक स्केलर मिलेगा आपको, इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। ये डाइवर्जेंस थ्योरम कह रहा है। तो इसका मतलब इसको प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। और फिर क्या करना पड़ेगा, आरएचएस के लिए जो वेक्टर दिया है उसका डाइवर्जेंस निकालिए और वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लीजिए, बराबर आता है तो प्रूफ। ठीक है, तो क्या रिलेट कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस वॉल्यूम को रिलेट। क्यों, क्योंकि कोई क्लोज सरफेस, मान लो ये रैंडम क्लोज सरफेस है, तो ऑब्वियसली एक वॉल्यूम भी बनाएगा ये। ठीक है, तो क्लोज सरफेस आपको एक वॉल्यूम दे के देगा, तो इन दोनों में एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपके सामने है। देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक वेक्टर है 10 e⁻²z रो एरो और ए जेड। तो 10 e⁻²z दोनों में है, एरो कंपोनेंट में भी है और ए जेड कंपोनेंट में भी है। डिटरमाइन द फ्लक्स जी आउट ऑफ द इंटायर सरफेस, मतलब वही क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। और बाद में हमको प्रूफ भी करना है डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लोज सरफेस के बारे में दिया है कि रो इज इक्वल टू 1 है, सिलेंडर है कंप्लीट, और जेड 0 से 1 है। तो फाई तो हमको पता है, ये 0 से 2 पाई है, कंप्लीट सिलेंडर है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, सेंटर पे एकदम। हाइट इसकी 1 है, जेड 1 है, और रेडियस भी 1 है। ठीक है, ऐसा सिलेंडर है। अब देखो, अब हमको सबसे पहला काम एलएचएस जिसकी बात करें, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो अब सरफेस देखो कितने हैं इसमें, एक तो टॉप सरफेस है ऊपर वाला, एक बॉटम सरफेस है, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, एक है पूरा लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस जिसको बोलते हैं। वो जो गोलाई में हमारा कर्व है, वो कर्व्ड सरफेस है। तो तीन तरह के सरफेस है जहां से हमारा फ्लक्स निकलने वाला है। तो टोटल फ्लक्स जो निकलने वाला है, टोटल जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा, वो किसके बराबर होगा, साई टी साई बी। ये सब साई टी क्या है, साई टी साई बी साई एस, ये सब फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड साइड सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों सरफेस से, जब टोटल अगर सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, तो बारी बारी से तीनों सरफेस से हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉप सरफेस की बात करते हैं पहले, टॉप सरफेस से देखते हैं। तो अब सरफेस के आउटवर्ड, सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो सरफेस के ऊपर टॉप सरफेस का परपेंडिकुलर तो क्या है, जेड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जेड डायरेक्शन है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जेड डायरेक्शन में हम डिफरेंशियल सरफेस कैसे लिखते हैं हमको मालूम है। हम लिखते हैं ds इज इक्वल टू रो डी फाई ए जेड। ठीक है, ds तो हमारे पास है। अब ये भी हमको मालूम है कि जेड तो फिक्स है, जेड इज इक्वल टू 1 है टॉप सरफेस के हिसाब से।
टॉप कहाँ है, जेड इजक्वल टू वन पे है। ठीक है, चलो जी डॉट डी एस लिखा आपने। अब डीएस में सिर्फ एजेड है, तो डी जी का भी सिर्फ एजेड कंपोनेंट, एजेड कंपोनेंट क्या होगा, 10 e⁻⁻²z। ठीक है, तो आ जाएगा 10 e⁻²। जेड नहीं लिखा हुआ क्यों, क्योंकि जेड इजक्वल टू वन है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी डीएस का कंपोनेंट रो डी फाई यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। डी फाई 0 से 2 पाई हो जाएगा, और डी रो जो बचा वो 0 से 1, क्योंकि रेडियस का हमको दिया हुआ है 1, तो आप सेंटर से करेंगे तो 0 से 1 आपका रेडियस है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, 10 पाई e⁻²आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉटम सरफेस की बात करते हैं। अब बॉटम सरफेस कहाँ है, जेड इजक्वल टू जीरो पर रखा हुआ है। बॉटम सरफेस जेड इजक्वल टू जीरो पर रखा, एक तो इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास है। डीएस क्या लिखेंगे, डीएस इसका क्या होगा, हम लोग कहते हैं सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, उसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो इसके आउटवर्ड मतलब नीचे की तरफ माइनस जेड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ए जेड। लेकिन है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में हम सरफेस लिखते कैसे हैं, रो डी फाई, डायरेक्शन माइनस ए जेड। ठीक है, इस्तेमाल कर लेते हैं। जी में ए जेड का कंपोनेंट ले लेते हैं, 10 e⁻²z। अब चूंकि जेड जीरो था, तो e⁻0 आया। बाकी डीएस का कंपोनेंट रो डी फाई यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एक माइनस यहाँ हमने छोड़ दिया है, क्योंकि माइनस ए जेड है, तो यहाँ पे एक माइनस भी आना है, और वो माइनस यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हमने, -10 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, -10 पाई मिल जाएगी। इसी तरह से अब बचा क्या, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस की डायरेक्शन है रो डायरेक्शन। जो कर्व सरफेस है ये हमारा, ये कर्व सरफेस है, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपकी है रो डायरेक्शन। ठीक है, तो रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं ऐसे, रो डी फाई डी जेड ए रो। ठीक है, क्या लिखते हैं, रो डी फाई डी जेड ए रो। अब यहाँ क्योंकि पता है कर्व्ड सरफेस जो है वो कहाँ है, उसका रेडियस फिक्स हो गया। वो तो रेडियस रो इजकल टू वन पे ही है कर्व सरफेस, तो रो इजकल टू वन हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप जी डॉट डी एस लिखिए। तो जी आपने क्या लिखना है, अब चूंकि एरो वाला है, डीएस में एरो कंपोनेंट है, तो जी का भी एरो कंपोनेंट लिखा जाएगा। तो जी का एरो कंपोनेंट क्या होगा, 10 e⁻²z, और इंटू रो। क्यों, यहाँ पे है ना फंक्शन हमारा दिया हुआ, रो है यहाँ पे, रो भी है और 10 e⁻² भी है। तो 10 e⁻² रो आ गया। रो स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि एक रो ये डीएस का है, एक रो डीएस का भी आ गया, रो स्क्वायर डीजेड डी फाइव। ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे है नहीं जेड, क्योंकि डीजेड है, वेरिएबल है। ठीक है, रो इज इक्वल टू वन हमको पता है, रो इज इक्वल टू वन रख लेंगे, अलग कर लेंगे। 0 to 2 पाई डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे, और डीजेड वाला इधर आ गया, e⁻²z dz। सिंपल, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो टोटल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या हुआ, अब तीनों तीनों जो सरफेस थे उनका सम, तीनों का सम क्या आया, 0। ठीक है, तीनों का सम किया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 0 आ गया। अब क्या हुआ, आरएचएस की बात करें, तो आरएचएस है भाई डाइवर्जेंस ऑफ जी इंटू डीवी, ये है। तो कुछ नहीं करना है आपको, डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस्तेमाल किया उसको। 1/रो डेल बाई डेल रो जीरो, प्लस 1/रो डेल बाई डेल फाइव जी फाइव, प्लस 1/डेल जेड जी जेड। अब जीरो जी फाइव जी जेड तो है ही नहीं कुछ, जी जेड है, जी फाइव कुछ नहीं है। उसको इस्तेमाल करेंगे, रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन आपका आ गया 0। तो डिफरेंशिएशन ही 0 आ गया, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जी ही 0 आ गया, मतलब कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है उसमें से। ऊपर हमने प्रूफ किया कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, यहाँ भी दिख रहा है कि डाइवर्जेंस 0 है, तो कुछ डाइवर्ट हो ही नहीं रहा है वहां से वेक्टर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल भी 0 ही आएगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। कभी भी डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपने स्टोक्स थ्योरम प्रूफ करना है, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल पहले निकालना है, और फिर उसकी किसके बराबर करना है, ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। और जब डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकालना है पहले, देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर के बराबर करना है। ठीक है, चलिए फिर इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये आपका डाइवर्जेंस के लिए है, डिटरमाइन द फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर दिया हुआ है। तो पहले तो आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालना है, फ्लक्स कितना निकल रहा है वो, और फिर डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों निकालना है। नीचे आपका स्टोक्स थ्योरम, वेक्टर दिया हुआ है अगेन, रो साइन फाई एरो,
रो स्क्वायर ए फाइव। ठीक है, कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, किस कर्व के अराउंड आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है, देन आपको जो इससे सरफेस बन रहा है उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ वेक्टर ए, तो प्रूफ करना है स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे कर्व समझ में आ रहा है। पहला ए टू बी चल रहे हैं हम यहाँ पे, रो इज इक्वल टू वन लाइन पे, फिर बी टू सी चल रहे हैं जिसमें फाइव इज इक्वल टू क्या है, जीरो। समझ, फाइव इज इक्वल टू जीरो नहीं है, फाइव इज इक्वल टू क्या है, फाइव क्या होता है, एक्स से एंगल, तो एक्स से एंगल इसका क्या है 90, तो फाइव इज इक्वल टू 90 है, हम चल रहे हैं जब। फिर वाई से मतलब सी से डी में आ रहे हैं तो रो इज इक्वल टू टू, रो फिक्स है। फाइव आपका कहाँ हो रहा है, 90 से लेके जीरो आ रहा है, एक्स मतलब जीरो। फिर डी टू ए चल रहे हैं, फाइव जीरो है, और रो आपका टू टू वन है। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, उस तरह से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए, ये आपका कर लेंगे आप तो पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आपको। फिर सीधे से इसका सारा एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको करना है।